नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 10 का एजेंडा में। मैं हूं आपके साथ कृतिका। दिन भर की बड़ी खबरों को लेकर के सीधा रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बैठक के बाद एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है। डेंगू के बढ़ते हुए प्रभाव को कम करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। नगर निगम, जिला प्रशासन पूरे लखनऊ में यह विशेष अभियान चलाएगी, जिसमें 110 वार्डों में फॉगिंग और लार्वा दवा का छिड़काव किया जाएगा। नगर निगम की एक बड़ी टीम विशेष अभियान को अंजाम देगी। विशेष अभियान टीम को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने रवाना किया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि डेंगू का जो कहर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और डेंगू के कहर को लेकर सरकार जो है वो लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। यूपी में डेंगू के डंक का कहर है, लोग काफी परेशान हैं। लगातार अस्पताल में केसेस बढ़ रहे हैं। अब तक डेंगू के 9000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। तो ऐसे में डेंगू का बदला हुआ रूप लगातार खतरा बनता जा रहा है प्रदेश की जनता के लिए। नया वेरिएंट जो है वो मरीज पर धोखे से हमला कर रहा है और ठीक होने के बाद में अचानक मरीज के जो प्लेटलेट्स हैं वो कम हो जाती हैं। जब मरीज एकदम ठीक हो जाता है उसके बाद प्लेटलेट्स कम होती हैं। किडनी, लीवर को भी डेंगू जो है वो डैमेज कर रहा है। तो ऐसे में बड़ा एक्शन योगी सरकार की तरफ से लिया गया है। डेंगू के कहर को लेकर योगी सरकार इस वक्त एक्शन में है और गाड़ियों को रवाना किया गया है, जो कि अब लखनऊ में अलग अलग वार्डों में जाकर के अभियान चलाएंगी और लार्वा को खत्म करेंगी। डेंगू का जो लार्वा है उसे खत्म करेंगी। फॉगिंग मशीन को रवाना किया गया है, क्योंकि डेंगू का जो कहर है वो लगातार प्रदेश में बढ़ रहा है। खासतौर पर लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में भी काफी केसेस सामने आ चुके हैं। अब तक प्रदेश में 9000 से ज्यादा डेंगू के मामले सामने आ चुके हैं और ये जो डेंगू है वो मरीज की किडनी, लीवर को भी डैमेज कर रहा है, जिससे काफी दिक्कतें हो रही हैं। तो डेंगू के इस कहर को लेकर योगी सरकार इस वक्त एक्शन मोड में नजर आ रही है। यूपी में डेंगू के डंक का कहर देखने को मिल रहा है। अब तक डेंगू के 9000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। तो डेंगू के केसेस जहां एक तरफ लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में सरकार जो है वो ये विशेष अभियान चला रही है और अब जो मशीनें रवाना की गई हैं, फॉगिंग मशीन और जो लार्वा को खत्म करेंगी स्प्रे के जरिए, छिड़काव करेंगी पूरे लखनऊ में और छिड़काव करके डेंगू को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो एक अभियान इस वक्त छेड़ा गया है और गाड़ियों को रवाना किया है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने, क्योंकि डेंगू के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक डेंगू के 9000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और डेंगू का जो बदला हुआ रूप है वो कहीं ना कहीं लगातार प्रदेशवासियों के लिए खतरा साबित हो रहा है। नया वेरिएंट मरीज पर धोखे से हमला करता है, क्योंकि जब मरीज ठीक हो जाता है डेंगू से, उसके बाद में अचानक से प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, अचानक से लीवर डैमेज होता है, किडनी डैमेज होती है। तो ऐसे में लोगों को काफी परेशानी। तो बड़ा कदम लगातार सरकार की तरफ से उठाए जाते हैं डेंगू को खत्म करने के लिए। डेंगू के कहर को लेकर एक्शन में है योगी सरकार और हमारे साथ अलग अलग जगह से इस वक्त हमारी टीम जुड़ी हुई है। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। लखनऊ से हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रायबरेली से असद खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अलीगढ़ से हमारे संवाददाता योगेंद्र जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मनीष, आपके पास आना चाहेंगे। लखनऊ में खुद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने फॉगिंग मशीन को रवाना किया है और साथ ही जो स्प्रे करेंगी जाकर के लार्वा, एंटी लार्वा स्प्रे किया जाएगा पूरे लखनऊ में। क्या कुछ अपडेट्स है मनीष? देखिए, जिस तरीके से डेंगू के बराबर केसेस लगातार आपको बढ़ते नजर आए, तो उत्तर प्रदेश में कल देर शाम ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम है उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग भी की थी। उसके बाद आज सुबह 6 बजे करीब 400 गाड़ियों को अलग अलग 110 वार्डों में भेजा गया है कि उनपे एंटी लार्वा फॉगिंग की जाएगी, स्प्रे किए जाएंगे और उन स्पॉट्स को चिन्हित किया गया है जहां पे जो जल भराव थे या फिर अस्पताल हैं या फिर जो कॉलोनीज हैं जहां पे अगर पानी का जल भराव है वहां पे लार्वा है तो उनपे एंटी लार्वा छिड़काव भी किया जाएगा, क्योंकि लगातार जो डेंगू केसेस हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आए थे। न केवल
सिर्फ प्रदेश की राजधानी बल्कि प्रदेश के जो तमाम जिले हैं वहां पे भी आप देखेंगे तो करीब 9,000 के आसपास के जो केसेस है वो आपको मिले थे। और जिससे कि अभी आपने खुद बताया था कि ये जो डेंगू के जो वेरिएंट्स हैं, जब डेंगू होता है उसके जो पोस्ट इफेक्ट्स है वो बहुत ज्यादा दिक्कत करते हुए नजर आ रहे हैं। जब क्योंकि उसके बाद कमजोरी हो रही है, जो जॉइंट्स है उसमें पेन की दिक्कत आती है और प्लेटलेट्स में जो पहले गिरावट होती थी वो अब देखने को मिलता है कि एकदम से नीचे आती है। आदमी प्लेटलेट्स 5,000 7,000 जो कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती है। जिस तरीके से हॉस्पिटल्स में भी अलर्ट किया गया है, इस बार खुद पीजीआई में पहली बार है कि जब डेंगू के लिए 64 बेड्स जो है वो रिजर्व किए गए। तो पीजीआई जैसी संस्था में जब आप समझ सकते हैं कि जो डेंगू है उसके लिए अगर पूरे बेड्स को रिजर्व करना तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा सीरियस होता है। और इस स्थिति से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने अब कमर कस ली। इसलिए इसी को देखते हुए कल देर शाम ब्रिजेश पाठक ने एक बड़ी हाई लेवल मीटिंग की थी। उसके बाद आज सुबह हमने देखा था किस तरीके से 400 वाहनों को रवाना किया गया है, जिसमें खुद मेयर यहाँ पे सरिता भाटिया थी, जिला अधिकारी सूर्यपाल गंगवार थे, मंडलायुक्त रोशन जैकब थी, इंद्रजीत सो जो कि नगर आयुक्त है वो भी यहाँ पे मौजूद थे। पर कहीं ना कहीं अगर हम किसी की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जिस तरीके से जब शुरू में बात होती थी डेंगू की, जिससे हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था, उस समय अगर नगर निगम इस तरह से थोड़ा सा मुस्तैदी दिखाता और पहले कदम उठाते तो शायद इतनी स्थिति खराब ना होती। जिस तरीके से इतने केसेस बढ़ रहे हैं वो शायद ना बढ़ते, क्योंकि लेट मानसून हुआ था। लेट मानसून के चलते हुए देखा गया था कि जो बारिश का सीजन है, ये अनुमान जो बीमारी होती थी, संचारी रोग होते थे, ये अगस्त सितंबर के जो मंथ होते थे, जुलाई एंड और अगस्त सितंबर के महीने होते थे, उनमें देखने को मिलता था। पर इस बार अक्टूबर के सेकेंड वीक तक बारिश हुई थी। उसके बाद देखा गया था कि सड़कों में जो गड्ढे थे वहां पे कहीं ना कहीं जल भराव था, सफाई की वो पूरी तरह से व्यवस्था नहीं हो पाई थी। त्योहारी सीजन था, लगातार प्रदेश के जो नगर विकास मंत्री हैं AK शर्मा, वो कहते रहते थे कि एंटी लार्वा छिड़काव किया जाए, नगर निगम को बोला जाता था, पर कहीं ना कहीं वो बेमानी साबित होती थी बातें। कहीं ना कहीं वो शायद उस स्तर पे दिखा नहीं, जिसका नतीजा है कि डेंगू इस तरह से बढ़ गया था। अब उसके बाद प्रशासन जागा है और कल जब डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने एक हाई लेवल बैठक की और खुद आगे आके बढ़ के कदम उठा के पूरे प्रदेश में एक अभियान चलाया है, जिसकी शुरुआत आज खुद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के 10 नंबर चौराहे से की गई है। जी ठीक है मनीषा, आप बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट्स और जानकारी लेंगे। हमारे साथ में असद खान हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं रायबरेली से। असद, रायबरेली में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है डेंगू को लेकर और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं अभी तक? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से डेंगू का कहर पूरे प्रदेश में है, रायबरेली भी उससे अछूता नहीं। अगर रायबरेली की बात की जाए तो अस्पताल में जो व्यवस्थाएं की गई थी, कहीं ना कहीं से वो पूरे बेड फुल हो चुके हैं। और वहीं CMS से जब बात की गई, उन्होंने साफ बताया कि और भी व्यवस्थाएं की जा रही है, लेकिन इन अव्यवस्थाओं का बोलबाला अस्पताल में जरूर दिख रहा है। क्योंकि जो डेंगू के मरीज एडमिट हैं, उनको जो मच्छरदानी उपलब्ध कराई गई है वो भी कहीं ना कहीं से फटी हुई है और ग्लूकोज के सहारे मरीज अभी वहां पर और एडमिट है और उनकी कोई व्यवस्था इस तरह से नहीं है। और अगर नगर क्षेत्र की बात की जाए तो नगर पालिका की तरफ से अभी कोई छिड़काव का इस तरह एंटी लार्वा छिड़काव का कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिस पर जो और भी हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि, उन्होंने भी मांग की है नगर पालिका से कि उसका छिड़काव कराया जाए। जिस तरह से प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है वो आगे ऐसी भयावह स्थिति जरूर बन जाएगी। फिलहाल जिला अस्पताल की लचर व्यवस्थाएं हैं और करीब 4 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, 100 का आंकड़ा पार कर चुका है यहाँ का जो आंकड़ा है। अगर और बात की जाए डेंगू के जो पॉजिटिव मरीज हैं उनको लेकर, तो कहीं ना कहीं से जिला अस्पताल को और जिला प्रशासन को इस पर सतर्क होने की जरूरत है। जी ठीक है, आप बने रहिए, आगे भी अपडेट्स लेंगे। अलीगढ़ से योगेंद्र भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। योगेंद्र, अलीगढ़ में क्या कुछ स्थिति है डेंगू को लेकर? डेंगू का इतना जबरदस्त कहर है कि यहाँ पर एक ही गांव में बाजौता में लगभग 8 लोगों की मौत हुई। तो नगर निगम की तरफ से यहाँ पर ना तो कहीं जो फॉगिंग मशीन है उसका कोई छिड़काव होता है। इतना बड़ा शहर है, हो सकता है किसी छोटे मोटे इलाके में हो जाता है, लेकिन जो किसी जगहों पर हम जाते हैं कहीं भी कोई हमें फॉगिंग देखने को नहीं मिली है। केवल एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जब हम वहां जाते हैं शाम के वक्त तो जरूर उसमें फॉगिंग के वो ट्रक या मोटरसाइकिल में बैठ के करते रहते हैं। बाकी पूरे अलीगढ़ में हमें कहीं भी फॉगिंग देखने को नहीं मिली। इसके अलावा जो कहते हैं तालाबों में तेल डाले, कोई चीज ऐसी नहीं हो रही। और दूसरी सबसे बड़ी बात एक है, जब से योगी जी का डंडा सख्त हुआ कि साहब जो क्या कहते हैं इसको डेंगू को जड़ से मिटाना है, तब से अधिकारी तो अधिकारी और जितने भी ये सांसद वगैरह हैं ये भी झूठ बोलने लगे हैं। अभी जो कल या परसों सांसद गए बाजौता गांव में अधिकारियों की टीम को लेकर के, जिसमें एक SDM थे और एक CMO थे, उनका ये सबसे बड़ा हास्यास्पद बयान ये था कि लोग बागों की जो प्लेटलेट कम हो रही है वो डर की वजह से हो रही है, डेंगू की वजह से नहीं हो रही। और दूसरे जो CMO है वो भी जो डेंगू की रिपोर्ट आती है
उसको कहते हैं जब मौतें जो है 1-2 ही डेंगू से हुई, बाकी डेंगू से नहीं हुई। जब आदमी प्लेटलेट कम होकर मर रहा है, सब कुछ चीजों का पता है, लेकिन जैसे ही जो भी सच होते हैं, सारी आंकड़ेबाजी में अपने आप को छुपाने में लग जाते हैं, जिससे कि हमारे जिले पे कोई कार्रवाई ना हो। यही वाली बात है। इसी वजह से डेंगू को जितने भी अस्पताल है यहाँ पे सब खुले हैं। बस ज्यादातर में वही डेंगू वाले केस है जो प्राइवेट अस्पताल में चले जाते हैं, उनको प्लेटलेट भी चढ़ रही है, तो कई बार प्लेटलेट में भी दिक्कत आ रही है कि प्लेटलेट चढ़ाने के बाद भी मरीजों की वो प्लेटलेट ऊपर नहीं होती, तो उनको नकली प्लेटलेट मिल रही है, उन पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। जी। तो ये है कि जो डेंगू से लड़ने के इंतजाम होने चाहिए थे, वो पूरे इंतजाम तरीके से नहीं हो पा रहे, और बल्कि डेंगू से जो मर रहा है उसकी मौतों को छुपाने की कोशिश की जा रही है। क्या प्रशासन से आपने ये सवाल किया कि भाई आखिर अगर लखनऊ से ये मशीनें मुहैया कराई जाती हैं तो आखिर ये मशीनें जा कहाँ रही हैं? लखनऊ से अगर देखा जाए तो लखनऊ में तमाम फैसले लिए जाते हैं वहां बैठ करके, पूरे प्रदेश के लिए, सिर्फ लखनऊ के लिए नहीं। तो ऐसे में क्या वो फैसले अलीगढ़ तक नहीं पहुंच पा रहे? इस अभियान को तो छेड़ा जा रहा है लखनऊ में, लेकिन क्या उसका असर अलीगढ़ में नजर नहीं आ रहा? योगेंद्र, देखिए, अगर डेंगू वो जो फॉगिंग मशीन है, फॉगिंग मशीन कार वो गाड़ी में भी होती है, फॉगिंग मशीन मोटरसाइकिल पे भी होती है, कहीं तो होती है, दिखाई देती। बेशक हमें ये नहीं पता चल रहा कि अगर कोई फॉगिंग मशीन प्रशासन की तरफ से आई है तो यहाँ का प्रशासन उन्हें यूज तो नहीं कर रहा। नगर निगम के कर्मचारी है तो उनको यूज करना चाहिए, लेकिन हमें कहीं भी, हमने अभी तक सिर्फ अलीगढ़ म्यूनिसिपैलिटी को छोड़ दे, उसके अलावा कहीं भी हमने फॉगिंग होती हुई नहीं देखी। जी, क्या प्रशासन से सवाल किया गया इसको लेकर कि आखिर जिम्मेदारी किसकी है? उस दिन वहाँ जब बाजौता गांव में सांसद गए थे सतीश गौतम जी, उनसे सवाल किया गया, बोले कि हम जो भी है डेंगू से लड़ने के वो जो है पूरे इंतजाम कर रखे हैं, पूरे सब ये कर रखे हैं, हर चीज कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने घुमा के कहा कि जो भी लोग मर रहे हैं वो, क्योंकि इस टाइम डेंगू का खौफ बहुत है, तो जब भी किसी मरीज को बुखार आता है तो उसे लगता है कि उसको डेंगू हो गया है, तो इसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। हमने कहा जी प्लेटलेट कम हो रही, बोले डर की वजह से प्लेटलेट भी कम हो जाती है। तो जब ऐसे जनप्रतिनिधियों के जवाब होंगे तो आप खुद समझ सकती है कि क्या होगा यहाँ पर। बिल्कुल ठीक है योगेंद्र, आपके पास वापस आते हैं। लखनऊ से हमारे संवाददाता मनीष भी लगातार बने हुए। मनीष, देखिए लखनऊ में तो बहुत सा अभियान चलाया ही जा रहा है, लेकिन लखनऊ के अलावा उत्तर प्रदेश में और भी बहुत सारे जिले हैं, वहां भी बहुत ज्यादा जरूरत है कि ये अभियान चलाया जाए। निश्चित तौर से देखिए, जिस तरीके से हमारे दोनों सहयोगी, चाहे असद हो चाहे योगेंद्र, अपनी जो बात बताए थे और जो वहाँ के हालात से हमने रूबरू कराए थे, उसी की तरह हम अगर बात करेंगे तो यहाँ पे भी संयुक्ता भाटिया जो कि लखनऊ की महापौर है, उनसे भी जब प्रश्न किया गया था आज सुबह की कई जगह शिकायत आती है कि एंटी फॉगिंग और एंटी लावा के जो स्प्रे हो रहे हैं वो नहीं हो रहे, तो उनका भी एक ऐसे ही बयान आया है कि सामने आया था कि पब्लिक से हम जब हमसे पूछती तो हम उनको ये बताते हैं कि शायद आप जब सो रहे होते हैं रात में या अर्ली मॉर्निंग तब वहां छिड़काव हो जाते हैं, पर अगर आप पूरे दिन में अगर आप बात करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप पूरी रात में आप एंटी लावा छिड़काव कर दें या फिर आप फॉगिंग कर दें, तो वो आपको दिखता है, उसकी स्मेल बनी रहती है, क्योंकि जो केमिकल्स यूज होते हैं उसकी स्मेल रहती है, आप स्प्रे कराते हैं उसकी स्मेल बनी रहती है, और जब फॉगिंग होती है तो उसका जो थोड़ा इम्पैक्ट होता है वो 2-3 मिनट तक रहता है, जिस एरिया में फॉगिंग की जाती है तो वो दिखता है। उस तरह की अगर बात करते हैं, और शायद पहले अगर कदम उठाया जाता, जिस तरीके से कदम उठाया अब उठाया जा रहा है, जो हाई लेवल मीटिंग की जा रही है, खुद डिप्टी सीएम को इन्वॉल्व होना पड़ रहा है, उसको आगे खुद 6 बजे आके आप लखनऊ की राजधानी से अभियान शुरू करते हैं। माना जा रहा है 400 गाड़ियां लखनऊ में आज उन्होंने अभियान शुरू किया है, तो ये प्रश्न जो उठेगा कि अलग अलग जिलों में कितनी और गाड़ियां चलाई गई हैं, कितनी फॉगिंग मशीन्स दी गई हैं, कितनी एंटी लावा स्प्रे कराया जा रहा है, ये प्रश्न जरूर उठेगा। हालांकि इस समय जो स्थिति है उत्तर प्रदेश की वो सही नहीं है। अगर डेंगू की बात करेंगे तो डेंगू जिस तरह से फैल रहा है, बराबर रूप से भयानक रूप से फैलता जा रहा है, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और इसलिए जिस तरीके से कल हाई लेवल एक मीटिंग की गई थी, इसके बाद अब जब इसको शुरुआत की गई है तो माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में अगर अधिकारी सही से जागरूक से काम करेंगे तो शायद सरकार की जो मंशा है डेंगू की रोकथाम के लिए वो कहीं ना कहीं पूरी होती नजर आएगी। सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है अधिकारियों की, और शायद ये वही अधिकारी हैं जो सरकार की उम्मीदों के विपरीत काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जो नगर निगम की बात करेंगे, चाहे आप जिला अधिकारियों की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं शायद उस लेवल पे काम पहले नहीं किया गया है जो कि अब किया जा रहा है। और माना जा रहा है कि अब वो काम जो डिप्टी सीएम के इन्वॉल्वमेंट के बाद माना चाहिए कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री के आदेश के बाद डिप्टी सीएम ने खुद इन्वॉल्वमेंट किया, खुद साथ में आके आप अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, तो शायद वो अधिकारी अब शायद जाग जाएं और अब आगे आने समय में डेंगू की जो बढ़ता कहर है इस पे रोकथाम लगती हुई नजर आ सकती है। जी चलिए, शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए।
और इसी के साथ चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख कर लेते हैं दिल्ली से, जहां पर हिमाचल प्रदेश में आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रैलियां करते हुए नजर आएंगे। करीब 4 रैलियों को मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। सुबह 11 बजे सबसे पहले कुल्लू की बंजार विधानसभा में रैली करेंगे और दोपहर 1 बजे बाल्हा में सीएम योगी आदित्यनाथ रैली को संबोधित करेंगे। मंडी के नाहन में 3 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा करेंगे और उसके बाद ऊना के गगरेट में रैलियों को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में परसों मतदान होना है, 12 नवंबर को मतदान है, उसके बाद में नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। तो ऐसे में आज 6 बजे तक ही रैलियां हो सकती हैं, चुनाव प्रचार किया जा सकता है। तो आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो आज 4 रैलियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। सीधे तौर पर हिमाचल प्रदेश की जनता से अपील करेंगे कि एक बार फिर से बीजेपी को ही सत्ता मिलाए, बीजेपी के पक्ष में मतदान करें। यह अपील करते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। और हिमाचल प्रदेश में लगातार जितने भी बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं या जो भी नेता हैं वो जा रहे हैं प्रचार के लिए, तो इस दौरान एक बात जरूर कहते हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी दोबारा से सत्ता में आई है, ठीक उसी तरह हिमाचल प्रदेश की जनता भी बीजेपी को सत्ता में लाए। ये अपील लगातार बीजेपी की तरफ से की जाती है। हालांकि वहां की जनता के मन में क्या है ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि अब फैसला जनता के हाथ में है। 12 तारीख को मतदान होगा और मतदान में सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी और पता लगेगा, इसके नतीजे आएंगे 8 दिसंबर को, जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो फिलहाल अगर आज की बात करें तो आज हिमाचल प्रदेश में 4 रैलियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और आखिरी दिन पूरी एड़ी चोटी का जोर भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में लगा रही है। आज खुद अकेले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिमाचल प्रदेश में 4 रैलियों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। ऊना के गगरेट में रैली को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो धुआंधार चुनाव प्रचार आज मुख्यमंत्री करते हुए नजर आएंगे। सुबह 11 बजे सबसे पहले कुल्लू की बंजार विधानसभा पहुंचेंगे और वहां पर रैली करेंगे। दोपहर 1 बजे बाल्हा में सीएम योगी रैली करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद में 1 बजे बाल्हा में सीएम योगी आदित्यनाथ रैली करेंगे। ऊना के गगरेट में रैली को संबोधित करेंगे। तो 4 जगह पर चुनाव प्रचार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नजर आएंगे। और खबर लखनऊ से, जहां पर लखनऊ में ईरान के राजदूत और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच में मुलाकात हुई है। अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री का। विकास की संभावनाओं को भी आगे बढ़ा रहे हैं। यूपी में देश की कुल कृषि भूमि का 12% हिस्सा है। देश के 20% से ज्यादा यूपी में खाद्यान्न उत्पादन है। उत्तर प्रदेश में देश का सबसे अच्छा जल संसाधन है। भारत और ईरान विश्व की अति प्राचीन संस्कृतियां हैं। भारत ईरान से द्विपक्षीय संबंध मजबूत कर रहा है। यूपी देश के अंदर निवेश का सबसे अच्छा गंतव्य है, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री का। साथ ही उन्होंने कहा, तो ये तमाम बातें मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई। वहीं ईरान के राजदूत ने कहा कि भारत और ईरान विकास के पथ पर चल रहे हैं। दोनों देशों में विकास की अपार संभावनाएं हैं। एनर्जी रॉ मटेरियल क्षेत्र में भी सहयोग करेंगे। ईरान के राजदूत ने ये तमाम बातें कहते हुए नजर आए हैं। अधिक जानकारी के साथ एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं लखनऊ से। सीधा होने का रुख करते हैं। एसके, क्या कुछ ताजा अपडेट है इस मुलाकात को लेकर? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो विदेशी निवेशक हैं वो उत्तर प्रदेश में आए। उत्तर प्रदेश में क्या संभावनाएं हैं, कैसे उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक संसाधनों की भरपूर जो है व्यवस्था है, अगर उनका उपयोग अगर कहीं करना है तो उसके लिए उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा मुफीद है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ईरान के राजदूत से मुलाकात के दौरान बहुत सारे राजनयिक मुद्दों से लेकर उत्तर प्रदेश के निवेश और विकास को लेकर भी लंबी चर्चा हुई और बहुत सारे विषयों को लेकर दोनों
पक्षों की तरफ से कहीं न कहीं सहमति भी जताई गई। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि अगर हम देश की कृषि योग्य भूमि की बात करें तो 12% भूमि अकेले उत्तर प्रदेश के पास है, और वहीं अगर हम देश के खाद्यान्न की बात करें तो 20% से ज्यादा खाद्यान्न अकेले उत्तर प्रदेश पूरे देश का उत्पादित करता है। तो ये बहुत सारे साधन हैं, चाहे वो जल संसाधन हो, सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या उत्तर प्रदेश लगातार कहीं न कहीं संभावनाओं का प्रदेश है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अपने विदेशी राजदूत के साथ जब चर्चा की तो इन बहुत सारे विषयों को लेकर चर्चा हुई। कैसे एक दूसरे के साथ सहयोगात्मक तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, कैसे उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाएं हैं, उत्तर प्रदेश सरकार कैसे जो निवेशक आ रहे हैं उनको सब्सिडी दे रही है, या उनके लिए विभिन्न जो स्तर पर सुविधाएं हैं, जो विभिन्न स्तर पर छूट हैं, वो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दी जा रही है। कैसे दोनों देश मिलकर काम कर सकते हैं और खासतौर पर भारत में एक बेहतर डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश हो सकता है। इन बहुत सारी चीजों को लेकर कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। हालांकि ये मुलाकात कई मायनों में अहम है, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार ऐसे विदेशी राजनयिकों, विदेशी राजदूत और जो विदेशी प्रतिनिधि आ रहे हैं उनके साथ लगातार मुलाकातें कर रहे हैं। वजह बिल्कुल साफ है कि 2023 फरवरी में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की जानी है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा निवेशक उत्तर प्रदेश आए। उत्तर प्रदेश में क्या संभावनाएं हैं ये लोगों को पता होना चाहिए, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से विदेश में रोड शो भी होंगे। हालांकि उसके पहले ये जो राजनयिक और साथ ही साथ राजदूत और जो विदेशी प्रतिनिधिमंडल आ रहे हैं, कहीं न कहीं उनके साथ मुख्यमंत्री का मुलाकात का कार्यक्रम लगातार जारी है। उसी क्रम में यह मुलाकात भी ईरान के राजनयिक के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हुई है। जी चलिए ठीक है, आप लगातार बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट्स और जानकारी लेंगे। तो आपको बता दें कि काफी खास ये मुलाकात रही है मुख्यमंत्री की और ईरान के राजदूत की। इसी के साथ 10 के एजेंडे में अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं मैनपुरी से, जहां पर चाचा शिवपाल के बयान के बाद में समाजवादी पार्टी के अंदर घमासान लगातार जारी है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में अब डिंपल यादव उम्मीदवार हो सकती हैं। हालांकि पहले तेज प्रताप यादव के लड़ने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। हालांकि जानकारी ये भी है कि आज शाम तक नाम साफ हो जाएगा कि आखिर कौन मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी होगा, क्योंकि मैनपुरी की लड़ाई काफी खास और काफी अहम है। एक चुनौती भी है समाजवादी पार्टी के लिए कि इस सीट को बचाया जा सके, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर भी कब्जा पाने की कोशिश में है। और ये मैनपुरी की सीट जो है वो खास इसलिए भी है क्योंकि मुलायम सिंह यादव का निधन के बाद में ये सीट खाली हुई है। तो इस सीट पर अपनी विरासत को भी बचा के रखना है समाजवादी पार्टी को। तो देखना होगा कि आखिर सबसे पहले किस प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा जाता है। तो आपको बता दें कि चाचा शिवपाल के बयान के बाद में समाजवादी पार्टी के अंदर घमासान इस वक्त लगातार जारी है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में अब डिंपल यादव उम्मीदवार हो सकती हैं, क्योंकि एक चुनौती रहेगी मैनपुरी की सीट को अपने पाले में बनाए रखना, उस पर अच्छे से जीत दर्ज करना और विरासत को संभाल कर रखना। लेकिन जिस तरीके से अगर हाल ही में जो उपचुनाव इससे पहले हुए थे उन पर अगर नजर डालें तो रामपुर और आजमगढ़ में जो उपचुनाव हुए थे उसमें दोनों ही सीटों पर पहले सपा थी और दोनों ही सीटों पर सपा का कब्जा कहा जाता था कि सपा का गढ़ है ये, लेकिन इन दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। तो आपको बता दें कि मैनपुरी में चाचा शिवपाल के बयान के बाद में सपा के अंदर घमासान लगातार जारी है। दरअसल ये बयान दिया गया था कि अखिलेश जो है वो चापलूसों से घिरे हुए हैं, चाचा शिवपाल ने यह बयान दिया था। हालांकि इससे पहले अटकलें लगातार ये लगाई जा रही थी कि शायद मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद में चाचा भतीजे की जो दूरियां हैं वो अब कम हो गई हैं, लेकिन इस बयान के बाद शायद ये बयान के बाद में ये जरूर कहा जा रहा है कि अभी जो दूरियां थी वो कम नहीं हुई हैं। सियासी गलियारे में मैनपुरी का चर्चा इस वक्त चरम पर है, क्योंकि मैनपुरी सपा का गढ़ रहा है। जब तक मुलायम सिंह यादव थे मैनपुरी लोकसभा सीट सपा के कब्जे में रही, अब नहीं है।
तो उनकी जगह उनकी सियासी विरासत को संभालने को लेकर मुलायम परिवार में तकरार भी देखने को मिल रही है। हालांकि पहले माना जा रहा था कि मुलायम परिवार के सभी सदस्य, जिसमें अखिलेश यादव के साथ मुलायम के छोटे भाई शिवपाल यादव भी शामिल हैं, माना जा रहा था कि पूर्ण सहमति से मैनपुरी उपचुनाव के लिए सपा के उम्मीदवार का चयन कर लेगी। लेकिन उससे पहले ही शिवपाल यादव ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसमें कहा कि अखिलेश यादव चापलूसों से घिरे हुए। अब इसे क्या माना जाए? क्या अखिलेश और शिवपाल के बीच मतभेद और मनभेद अभी भी है? और मुलायम परिवार में मचे घमासान का भारतीय जनता पार्टी क्या फायदा होने वाला है? अखिलेश और शिवपाल के बीच उपजे रार पर, तो ये देखिए हमारी रिपोर्ट। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अटकलें लगने लगी थीं कि अखिलेश और शिवपाल एक बार फिर एक होकर पार्टी को मजबूत कर सकते हैं। मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार से संबंधित रस्मों के दौरान शिवपाल सिंह और अखिलेश यादव के बीच करीबी ने चाचा भतीजा की फिर से हाथ मिलाने की अटकलें तेज कर दी थी। लेकिन अब शिवपाल यादव के सियासी तेवर फिर से बदल गए हैं। अब भाई के निधन के बाद पहली बार भतीजे पर पूरा अटैक किया है शिवपाल सिंह यादव ने। कह रहे हैं अखिलेश चापलूसों से घिरे हुए हैं। हमारे साथ में जो हुआ है कोई सिवा नहीं, किसी से भी नहीं हुआ। और जो हुआ है उसका परिणाम अभी तक अच्छा नहीं आया। फैसले का परिणाम अच्छा नहीं, लोकेश का परिणाम अच्छा नहीं, और 22 का तो इतना अच्छा परिणाम आने वाला था, इतना अच्छा परिणाम आने वाला था। अगर समाजवादी से काम ले लिया होता तो आपकी मंशूबात होना। लेकिन ये हम कहेंगे सरकार पर नेताओं को, बड़े नेताओं को, जिनके हाथ में आज आप सब लोगों ने बात दी है, उन्हें समझदारी से काम करना चाहिए। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने आरोप लगाया है कि उनके भतीजे और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव चापलूसों से घिरे हैं, जो सिर्फ चापलूसी में विश्वास करते हैं। अखिलेश यादव पर शिवपाल की टिप्पणी इसलिए भी अहम है क्योंकि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उन्होंने अपने भतीजे पर तंज करके ये साफ कर दिया है कि दोनों के बीच मतभेद और मनभेद अभी खत्म नहीं हुए हैं। तो ऐसे में सवाल है, चाचा भतीजे के बीच दूरी से क्या बीजेपी को फायदा नहीं होगा? क्या शिवपाल मैनपुरी की सीट से चुनाव लड़ेंगे? बड़ा सवाल ये है कि शिवपाल के मन में आखिर क्या है और अखिलेश पर जुबानी अटैक को किस तरह से लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।